हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्टडी विद अक्षय। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 योग, उसका पार्ट नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पार्ट 1 जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, एक्सप्लेन किया था इजी वे में। तो आज ये होने जाएगा पार्ट नंबर 2, जिसमें कि हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो थे वो कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। तो बच्चों, आप जैसा जानते हो, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन नंबर 3 भी थोड़ा सा बड़ा है, बट हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमसे पूछ रहा है यौगिक क्रियाओं का परिचय, षटकर्म का वर्णन कीजिए। यानी कि जो कुछ यौगिक क्रियाएं होती हैं उनका हमें परिचय देना है और जो उनके षटकर्म है वो भी हमें बताने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे। जैसे उत्तर, जिस प्रकार किसी मशीन के लगातार सही ढंग से काम करने के लिए उसकी आंतरिक तथा बाहरी सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मानव शरीर रूपी मशीन के सही रूप से कार्य करने के लिए शरीर की बाहरी के साथ साथ आंतरिक सफाई की भी आवश्यकता होती है। यानी कि इसका मतलब है, जैसे कोई भी मशीन होती है उसको जब हम काम करते हैं, यानी कि जैसे बाइक होती है, आप समझो एक बाइक है, उसको हमें अच्छे ढंग से चलाना है, हम सोचते हैं उसकी अच्छी तरीके से काम करे, तो हम क्या करते हैं, उसकी बाहरी सफाई तो रखते हैं बट उसके अंदर की भी सफाई करवाते हैं। जैसे इंजन ऑयल बदलवाना, अच्छा पेट्रोल डलवाना, और भी बहुत सारे काम होते हैं उसके। मतलब बाइक को चेक करवाना, हर हफ्ते हर महीने उसकी सर्विस कराना। तो उसी तरीके से जो मानव है ना, मानव, उसको भी बाहरी रूप के साथ साथ आंतरिक रूप से भी स्वस्थ और अच्छा साफ सफाई रखनी चाहिए। उसी चीज़ के बारे में इस क्वेश्चन में बताया जाएगा। योग में 6 यानी कि षटकर्म की शुद्धि क्रियाएं हैं। कपालभाति जो योग है ना, उसमें षटकर्म यानी कि 6 कर्म, षट यानी कि 6, कर्म मतलब काम, यानी कि 6 काम। तो इसमें बताया गया है कि जो शुद्धि क्रियाएं वो 6 हैं हमारे पास मनुष्य की आंतरिक सफाई के लिए। कपालभाति पहला, त्राटक, नैति क्रिया, नौली, धोती और बस्ती। ठीक है, इन सबको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, आगे देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कपालभाति। कपालभाति एक ऐसा योगासन है जो शरीर की अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है। देखो जो कपालभाति होता है ना, वो हमारे शरीर के लिए ना बहुत ही मतलब लाभदायक होता है। इसको ना हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर कहीं शांति के माहौल में बैठे हों तो हम कपालभाति वहाँ पर भी कर सकते हैं, और इससे बहुत सारी जो बीमारियां हैं ना वो ख़त्म भी होती हैं। यह एक बहुत ही आसान प्राणायाम है जिसे कोई भी स्वास्थ्य व्यक्ति आसानी से कर सकता है। इसका संबंध हमारे मस्तक से होता है। ठीक है, जो कपालभाति होता है, इसका जो संबंध होता है वो हमारे मस्तक यानी कि माइंड से होता है, जो कि हमारे माइंड को शांत बनाए रखने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके तरीके क्या है बच्चों, देखो जैसे ये क्वेश्चन राइटिंग लिखा है, आंसर राइटिंग लिखा है, तो आपको उसी प्रकार से अगर आप अपने एग्जाम में करके आएंगे तो आपको फिजिकल एजुकेशन में 70 में से 65 मार्क्स कहीं नहीं गए, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान से ये क्वेश्चन सुनने हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस में आपका पूरा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो चलते हैं, देखते हैं कपालभाति की विधि क्या होती है। देखो कपालभाति की विधि क्या होती है। पहली, ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए। पद्मासन में बैठना ज़्यादा लाभकारी है। जैसे पद्मासन होता है ना, जिसको हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं आलती पालती मार के बैठना, तो उसी तरीके से ध्यान की मुद्रा में बैठना है। रीढ़ की हड्डी सीधा व घुटनों पर दोनों हाथ रखें, यानी कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखें। थर्ड, अब अपनी आंखों को बंद करके पूरे शरीर को एकदम हल्का छोड़ना है, यानी कि अपनी दोनों आंखें बंद करनी है और एकदम रिलैक्स पोजीशन में बैठना है। कैसी पोजीशन में बैठना है? रिलैक्स पोजीशन में। फोर्थ है हमारा, सांस को अंदर लें और बाहर छोड़ें। सांस को धीरे से अंदर लें एक बार और बाहर की ओर छोड़ें।
यह एक क्रम में सांस को 20 बार ले और बाहर छोड़ें, यानी कि हमें एक साथ ना 20 बार करना है, एक ही क्रम में ये चीज़ 20 बार करनी है, वही हमारी होती है कपालभाति। ठीक है, इसके लाभ क्या क्या होते हैं वो भी देखते हैं। पहला, पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना उसको मजबूत बनाता है। कपालभाति शरीर की नाड़ी को शुद्ध करता है, जो हमारे शरीर की नाड़ियाँ जिनको हम नस बोलते हैं उनको भी ये शुद्ध करता है। कपालभाति योग करने से मन को शांति मिलती है, यानी कि जो कपालभाति योग होता है जब हम इसको करते हैं तो हमारे माइंड में ना एक साइलेंटनेस पैदा होती है जिससे हमें बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। ठीक है, फोर्थ है, यह करने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। जिसको भी कब्जी होती है ना, कब्ज की बीमारी होती है या पोटी नहीं आ रही होती है तो उसको हम कब्ज बोलते हैं, और जिसको भी इसकी शिकायत होती है तो वो अगर कपालभाति करना चालू कर देता है तो उसको इसकी भी शिकायत दूर हो जाती है। पेट की चर्बी को कम करता है, जैसे बहुत सारे फैटी लोग होते हैं, पेट की चर्बी होती है, जिनका पेट आगे की ओर निकला होता है, उसको भी कपालभाति कम करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें सावधानियां क्या क्या होती हैं? सबसे मेन बात होती है सावधानी। अगर आप कोई भी योगासन कर रहे हो तो पहले उसकी सावधानियां जानो कि मतलब क्या हम उस चीज़ के लिए करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। ठीक है, तभी उस चीज़ को करें। सावधानी क्या है? यह आसन बंद कमरे में, गर्म वातावरण में, जिसका पेट का ऑपरेशन हुआ है, हृदय संबंधी रोग की स्थिति में, रीढ़ की हड्डी की समस्या होने पर, मासिक धर्म के दौरान यह आसन नहीं करना चाहिए। यानी कि हमें कभी भी बंद कमरे में कपालभाति नहीं करना चाहिए, गर्म वातावरण में नहीं करना चाहिए, और जिसके पेट का ऑपरेशन हुआ है उसको नहीं करना चाहिए, जो हृदय संबंधी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जिनकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है उनको भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड आता है हमारा त्राटक। क्या आता है? त्राटक। त्राटक का अर्थ है मुक्त करना। यह क्रिया आंखों को साफ करने एवं नेत्रों की रोशनी बढ़ाने के लिए की जाती है। आंखों को सेहतमंद रखने के लिए यह एक उम्दा योगाभ्यास है। देखो बच्चों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमें शरीर के साथ साथ हमारी आंखें भी बहुत ज़रूरी हैं। त्राटक का मतलब ही होता है मतलब मुक्त करना किसी चीज़ से। ठीक है, और इसमें ना क्या होता है, जो कपालभाति थी वो तो माइंड की एक एक्टिविटी थी, माइंड को शांत करने की, और जो त्राटक होता है हमारा नेत्र यानी कि आंखों की सफाई के लिए होता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, इसकी विधि क्या है जानते हैं। सबसे पहले सिर, गर्दन एवं पीठ को सीधा रखते हुए किसी अंधेरे कमरे में ध्यान की मुद्रा में बैठें और आंखों को बंद कर लें। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने पोजीशन को सेट करना है, यानी कि सिर, गर्दन और पीठ को सीधा करना है और एक अंधेरे कमरे में बैठ जाना है। ठीक है, जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना हो उसे नेत्रों के समांतर ऊंचाई पर रखा होना चाहिए। आप मिट्टी के दीपक में घी से जली ज्योति को प्रकाश ऊर्जा के स्रोता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप मोमबत्ती का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, अंधेरे कमरे में बैठना है, थोड़ी देर आंखें बंद करनी है और अपने सामने जिस भी वस्तु के आप ज़्यादा देर देखना चाहते हैं उसको अपनी आंखों के लेवल के साथ रखना है, और उसके साथ एक छोटा सा दीपक, मिट्टी का दीपक जिसमें घी डालिए, आप उसमें ज्योति जला सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है विधि? थर्ड है इसकी, जलती हुई मोमबत्ती से लगभग 2.5 फुट की दूरी पर आंखों के ही समांतर ऊंचाई पर रखी होनी चाहिए। यानी कि जो जलती हुई ज्योति होगी ना, या मोमबत्ती भी आप ले सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, 2.5 फुट की दूरी, यानी कि 2.5 फुट की दूरी बना के रखनी है मोमबत्ती की, और जो मोमबत्ती होगी वो आंखों के समांतर ऊंचाई पे होगी। ठीक है, ठीक लेवल पे होगी। फोर्थ है, उस वस्तु को जब तक देखें जब तक आंखें थक ना जाएं या आंसू ना आ जाए, और वो जो वस्तु होगी उसको आप जब तक देखेंगे जब तक आंखें हमारी थक नहीं जाती या फिर उसमें से आंसू नहीं आ जाते। ठीक है, फिफ्थ है, यह प्रक्रिया 3 से 4 बार दोहराएं, और जो ये प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, इसको 3 से 4 बार करें। यानी कि आपकी आंखों में एक बार आंसू आ गए, फिर उनको साफ करके आपको दोबारा से वो प्रक्रिया चालू रखनी है। 3 से 4 बार आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लास्ट क्या है हमारा, जब आप ये प्रक्रिया करते हैं तब आपके पलकें नहीं झपकनी चाहिए। जैसे कि आजकल के बच्चे क्या है, उनको टीवी के सामने बैठा दो, उनकी आंखें झपकती ही नहीं है, या फिर किसी भी स्क्रीन के सामने बैठा दो, उनकी जो पलकें होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं झपकती हैं, यानी कि लगातार वो उस चीज़ को देखते रहते हैं। उसी प्रकार से आपको उस ज्योति को लगातार देखते रहना है, अपनी पलकें झपकनी भी नहीं है। ठीक है, इसके फ़ायदे देखते हैं। फ़ायदे क्या क्या होते हैं। पहला,
त्राटक से नेत्र के सभी विकार, थकान एवं सुस्ती दूर होती है। यानी कि जो आंखों में थकावट होती है, सुस्ती होती है और कुछ नींद की तरह आ रही होती है, तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती है। यह आंखों को साफ और चमकदार बनाता है। जो त्राटक होता है वो क्या करता है, आंखों को साफ और चमकदार भी बनाता है। यह आंख की सुस्ती दूर करने में मददगार है। जो आंखों की सुस्ती होती है उसको भी ये दूर करता है। यह स्मृति एवं एकाग्रता बढ़ाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सावधानी क्या क्या है बच्चों? सावधानी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, तो इसको ना मतलब आप अच्छे से पढ़ के जाना। इस योग की अभ्यास किसी योग्य योग शिक्षक के निर्देशन में अंधेरे एवं शांत कमरे में किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी जो योग अभ्यास कराते हैं टीचर्स होते हैं, उनके साथ ही उनके निर्देश के अनुसार ही आपको एक अंधेरे और शांत कमरे में करनी है। ठीक है, अकेले नहीं करनी। आँख की समस्या वाले व्यक्ति को इसके अभ्यास से पूर्व चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। यानी कि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, आँखों के ये वाला योग करने से पहले उन डॉक्टर से आप सलाह ले लें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। थर्ड है हमारा नैति क्रिया। यह षटक्रम या शुद्धिकरण की एक प्रमुख क्रिया है जिसमें नाक की सफाई की जाती है। देखो बच्चों, कपालभाति में मन की शांति के लिए करते थे, ठीक है, और त्राटक जो था वो हमारी आंखों की सफाई के लिए था, और जो नैति वो होगी हमारी नाक की सफाई के लिए। ठीक है, यह क्रिया दो प्रकार की होती है, जल नैति एवं सूत्र नैति। ठीक है, पहला जो है जल नैति है, दूसरा सूत्र नैति है। इन दोनों को आगे पढ़ते हैं। जल नैति का शाब्दिक अर्थ है पानी से सफाई। यानी कि जल नैति का मतलब होता है पानी से सफाई। यह क्रिया नाक के मार्ग में सभी अशुद्धि को दूर करने के लिए की जाती है ताकि व्यक्ति स्वस्थ रूप से सांस ले सके। अब बच्चों, फोटो आप गूगल पे भी देख सकते हैं सर्च करके कि जल नैति की फ़ोटो क्या होती है। देखो, इसकी विधि देखते हैं, फिर आप इमेजिन करना कि इसकी फ़ोटो कैसी हो सकती है। ठीक है, पहला, जल नैति करने के लिए बैठ जाएं और अपने पैरों के बीच थोड़ी दूरी बना लें। सेकंड है, अपने आप को थोड़ा सा झुकाएं और गर्दन को टेढ़ा कर दें। यानी कि गर्दन को ना एक साइड टेढ़ा करके रखना है। थर्ड, अब पानी से भरा नैति बर्तन लें। यानी कि एक नैति बर्तन होता है जिसमें एक कुप्पी टाइप की आगे नली टाइप की निकली होती है। ठीक है, उस तरीके का बर्तन लें और उससे एक तरफ से नाक में डालें और दूसरी तरफ से निकाल दें। यानी कि जो उसमें पानी होगा ना, वो जिस साइड आप गर्दन झुका रहे हो उस वाली नाक से पानी निकालना है और जिस साइड से गर्दन उठी हुई है उस नाक में पानी डालना है। आगे देखते हैं। फोर्थ, प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी करें। यानी कि यही प्रोसेस आपको दोनों तरफ से बदल कर करनी है। जल नैति योग को आप कमर से थोड़ा सा खड़े होकर झुककर भी कर सकते हैं। यानी कि आप सीधा खड़े हों और नीचे की ओर झुक जाएं और गर्दन को थोड़ा सा झुका लें। आप ये प्रक्रिया उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लाभ देखते हैं क्या क्या होता है। पहला, यह तनाव को दूर करने और दिमाग में स्पष्टता लाने के साथ साथ मन को शांति प्रदान करती है। यानी कि ये तनाव को भी दूर करती है और जो दिमाग में स्पष्टता होती है उसको भी अच्छा करती है और जो शांति होती है उसको भी प्रदान करती है। सेकंड, हमारा व्यक्ति की उग्रता में कमी आती है। यानी कि जो व्यक्ति की जो उग्रता होती है ना, जिसमें कि हम कह सकते हैं आलस आ रहा है, तो उसको ना ये कम करती है, उसमें कमी कर देती है। ध्यान की गुणवत्ता में सुधार आती है। यानी कि हमारा अगर ध्यान किसी चीज़ में नहीं बना होता तो ये उसमें भी लाभदायक है, जिससे कि हमारा ध्यान एक तरफ बना रहेगा। बी पार्ट है इसका सूत्र नैति। जल नैति हमने कवर कर लिया, यह सूत्र नैति श्वास मार्ग की आंतरिक सफाई के लिए की जाती है। इसमें गले की भी सफाई होती है। देखते हैं किस तरीके से सूत्र नैति का प्रयोग होता है। विधि क्या है? सबसे पहले रबर की पतली सी नलिका लें और खगासन में बैठ जाएं। यानी कि एक खगासन पोजीशन होती है, आपको उसमें बैठ जाना है और रबर की एक पतली सी नली लेनी है। ठीक है, उसी नलिका को नाक के अंदर डालें और मुंह से निकालें और उसको आराम से रगड़ें ताकि जो भी बलगम होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, आपको नाक से डालना है उस नली को, रबड़ की जो नली होगी आपके पास उसको डालना है और उसको मुंह के छेद से, यानी कि जो मुंह के अंदर नाक
के द्वारा जाने वाला छेद होता है उससे निकालना है और आराम से पकड़ के दोनों हाथों से धीरे धीरे रगड़ना है। ज़्यादा तेज भी नहीं रगड़ना, धीरे धीरे करना है ताकि वेसल्स फटे ना, ठीक है। और जो भी बलगम होगा सूखा या फिर गीला वो सभी बाहर आ जाएगा। थर्ड है हमारा, धागे को धीरे धीरे बाहर निकालें तथा यही क्रिया दूसरे नथुने से भी दोहराएं। यानी कि अगर आप ये प्रोसेस एक नथुने से कर लेते हैं तो ये प्रक्रिया दूसरे नथुने से भी करनी पड़ती है। इसके लाभ देखते हैं, लाभ क्या क्या होते हैं। हाँ, इसके लाभ पहला देखते हैं इसका लाभ। यह आँख के लिए बहुत फायदेमंद है और अश्रु ग्रंथियों के कार्य में सुधार लाती है। यानी कि जो हमारी अश्रु ग्रंथियाँ होती हैं, आंसू जो आते हैं उसकी एक ग्रंथि होती है, ठीक है, उनमें सुधार लाने के लिए फायदेमंद होती है। सूत्रनैति तांत्रिकाओं को सक्रिय करती है तथा इसके कार्य में स्फूर्ति लेकर आता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। थर्ड इसका लाभ क्या है। इससे साइनस को कम करने में मदद करती है। साइनस यानी कि जो हमारा बलगम होता है और जो डस्ट होती है उन सभी चीज़ों को भी ये कम करती है। फोर्थ, सूखे बलगम एवं बाहरी कणों को दूर करती है। तो सूत्रनैति होती है उसमें जो हमारा सूखा बलगम होता है जो जम जाता है उसको भी निकालती है, ठीक है। सावधानी देखते हैं, सावधानी बहुत जरूरी है। सावधानी, फर्स्ट, सूत्र स्वच्छ एवं साफ होना चाहिए तथा उसे बहुत धीरे धीरे एवं आराम से डालें एवं निकाला जाना चाहिए। यानी कि जो सूत्र होता है ना वो साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसको आपको आराम आराम से नथुनों में डालना है और आराम से ही निकालना है, ठीक है। सेकंड पढ़ते हैं। नासिका मार्ग को पूरी तरह साफ करने के लिए इसके उपरांत जलनेती की जानी चाहिए। यानी कि जो नाक के द्वारा पूरी सफाई होती है जिसमें हमें सूत्रनेति की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें जलनेति का प्रयोग करना चाहिए। थर्ड है हमारा, नाक से खून आने की समस्या वाले व्यक्ति यह नहीं करें। जिनकी नाक से खून आता है, जैसे बोलते हैं ना नक्की बह जाना, जिन लोगों की नाक से खून आता है तो उनको ये वाली प्रक्रिया नहीं करनी चाहिए, उनको तो बिल्कुल ये करनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। नैति, वो पानी जलनेति कर सकते हैं बट सूत्रनेति ना करें। फोर्थ पढ़ते हैं हम, नौली देखते हैं। नौली क्रिया षटकर्मों के शुद्धिकरण की चौथी क्रिया है। ये जो नौली क्रिया है ये चौथी क्रिया। इस क्रिया का प्रयोग पेट तथा आंतों की शुद्धिकरण के लिए की जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पेट और आंत जो होती हैं उनके शुद्धिकरण के लिए जो नौली होती है वो की जाती है। इसकी विधि देखते हैं। नौली की विधि क्या क्या होती है। पहली, सर्वप्रथम दोनों पांव फैलाते हुए और घुटनों को थोड़ा मोड़ते हुए खड़े हो जाएं, ठीक है। आपको अपने दोनों पैर फैलाने और घुटनों को थोड़ा सा मोड़ना है और खड़े हो जाएं। सेकंड, अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें और जो आपके दोनों हाथ होंगे उनको घुटनों पर रखना है। थर्ड है हमारा, ध्यान रहे कि दोनों पाँव के बीच थोड़ा अंतर हो और हाथ घुटनों पर ही हो। जो आपके दोनों हाथ होंगे वो घुटनों पर ही रहने चाहिए और आपके पाँव के बीच में गैप होना ही चाहिए। फोर्थ है, आप पहले अड्यानबंधन का अभ्यास करें। जो अड्यानबंधन का अभ्यास होता है ना, योगा होती है, आप उसको अभ्यास करें और श्वास को बाहर छोड़ते हुए पेट को बार बार फुलाएं और चिपकाएं। यानी कि आपको पेट को बार बार फुलाना है और चिपकाना है, फुलाना है चिपकाना है, यानी कि सांस लेनी है और छोड़नी है, ठीक है। फिफ्थ पढ़ते हैं। ध्यान रहे कि नौली क्रिया की समस्त क्रिया स्वास्थ्य छोड़ते हुए ही की जाती है। यानी कि जो श्वास है ना, सॉरी ये मतलब ये गलत लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए श्वास, ठीक है। यहाँ पे होगा श्वास, ठीक है। इसकी जगह आपको श्वास लिख लेना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इसकी जगह श्वास होगा। श्वास गलती से लिखा है वो, बाकी मैंने इसको इरेज कर दिया है, ठीक है। अब देख लेना, ठीक है। आगे देखते हैं। ध्यान रहे कि नौली क्रिया होती है ना वो श्वास छोड़ते हुए ही की जाती है। आगे पढ़ते हैं। इसके लाभ क्या क्या होते हैं। इसके लाभ देखते हैं।
नौली क्रिया करने से कब्ज की समस्या दूर होती है, यानी कि जो कब्ज होता है से कब्ज की समस्या दूर होती है, यानी कि जो कब्ज होता है, हमने जैसे सबसे ऊपर बात करी थी, कब्ज की बीमारी किसमें खत्म होती थी, कपालभाति में, ठीक है। नौली में भी कब्ज की जो शिकायत होती है वो नौली से भी कम होती है, ठीक है। तथा मोटापा घटाता है, जो नौली क्रिया होती है वो मोटापा भी घटाता है, जिसको अपना मोटापा घटाना है वो नौली क्रिया कर सकता है। और भूख में वृद्धि लाता है, यानी कि जो बच्चे कहते हैं या फिर बड़े कहते हैं भूख नहीं लगती, तो ये उस क्रिया को भी करता है, ठीक है। महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी विकार दूर होते हैं, जो मासिक धर्म विकार होते हैं ना, उनको भी महिलाओं में दूर करता है। थर्ड होता है नौली क्रिया गैस एसिडिटी को कम करती है, यानी कि कुछ लोगों के जो गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उनको भी कम करती है, क्या, नौली क्रिया। चौथा लाभ है, इससे मूत्र संबंधी विकार दूर होते हैं, यानी कि जिनको यूरिन डिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो वो सब क्या करती है, नौली दूर कर देती है। फिफ्थ देखते हैं, नौली क्रिया करने से रक्त संचार सही रहता है। नौली क्रिया जो होती है वो रक्त संचार को बनाए रखती है, ठीक है। इसकी सावधानी देखते हैं। फर्स्ट, आंतों के विकार या सूजन की अवस्था में नौली क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी कि अगर आंतों की जो इंटेस्टाइन होता है हमारा, उसकी जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसमें हमें ये नौली क्रिया नहीं करनी चाहिए, या जो पेट में सूजन हो जाती है उसमें भी नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के बाद नौली कभी भी नहीं करनी चाहिए, यानी कि हम खाना खा लेते हैं और अगर हमको लगता है नौली क्रिया कर लेनी चाहिए, तो उस टाइम हमें नौली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ, धोती। इस क्रिया का प्रयोग ग्रास नली के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। इस विधि को गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि धोती क्रिया को किस और नाम से जाना जाता है, तो किसके नाम से, गजकर्ण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जब हाथी को अपने पेट में उबकाई आती है, तब वह अपनी ग्रासिक ग्रीवा में सूंड अंदर तक डाल देता है और पेट के अंदर की वस्तुओं को बाहर निकाल फेंकता है, यानी कि जिस तरीके से हाथी को जब वोमिटिंग आती है, उल्टी आती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, अपनी ग्रासिक यानी कि ग्रीवा को सूंड में जो ग्रीवा होती है उस सूंड को अंदर डालता है और जो पेट के अंदर कुछ भी वस्तु होती है सबको बाहर निकाल देता है। उसी तरीके से होती है हमारी धोती। आगे देखते हैं, इसके भी दो पार्ट है शायद, ए और बी। पहला ए देखते हैं, कुंजल या बमन धोती। यह एक अभ्यास है जिसमें आप बड़ी मात्रा में गर्म और नमकीन पानी पीते हैं और फिर पेट और ग्रासनली को साफ करने के लिए उल्टी करते हैं। यानी कि इसमें क्या करना पड़ता है, पहले आपको गर्म पानी लेना, उसमें नमक डाल के उस गर्म और नमकीन पानी को पीना है। 1-2 गिलास तो आपको लगभग पीना ही है जब तक आपका पेट न भरे, और मुंह में उंगली डाल के आपको उल्टी करनी है। इसकी विधि यही होगी, आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप गुनगुने नमकीन पानी का जग अपने पास रखें और हो सके तो साफ कपड़ा से इसको छान लें, ठीक है। साफ कपड़े से पहले उस पानी को छानना है। हाथ को अच्छी तरीके से धो लें और ध्यान रखें कि नाखून कटे हों, ठीक है। थर्ड, खगासन स्थिति में बैठकर अपनी क्षमता के अनुसार 4 से 5 गिलास पानी पी लें, यानी कि खगासन पोजीशन में बैठना है और आपको अपनी क्षमता अनुसार कम से कम 4 से 5 गिलास पानी पीना है, या जितनी आपकी क्षमता हो। फिर खड़े होकर दोनों पैरों को चिपकाएं और नीचे की ओर झुक जाएं। अपने एक हाथ को मुंह में डालकर उल्टी करें, यानी कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि अपने उंगलियों को डालकर मुंह में उल्टी करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, जब हाथ डालने पर उल्टी ना आए तो समझ जाएं कि पानी खत्म हो गया है, और यानी कि जब आप उंगलियां डालते हैं और उल्टियां नहीं बंद हो जाए तो आप समझ जाओ कि आपके पेट में पानी खत्म हो गया। इसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या क्या होते हैं। पहला, पेट को नियमित रूप से साफ के कारण स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, यानी कि पेट की नियमित सफाई होती है, ठीक है, और स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया से पेट की ग्रंथियों को अधिक क्षमता से कार्य करने में सहायता मिलती है, यानी कि जो पेट की ग्रंथियां होती हैं उनको अधिक क्षमता मिलती है, अधिक क्षमता जो होती है उनकी बढ़ जाती है कोई भी कार्य करने के लिए। इससे अभ्यास से अतिरिक्त
वसा नष्ट होता है। वसा यानी कि फैट, ठीक है, सॉरी, वसा का मतलब होता है फैट, ठीक है, उसको नष्ट करता है। वजन को घटाने में भी मदद मिलती है। इसकी सावधानी देखते हैं। सावधानी क्या होती है? खड़े होकर जल ना का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। सेकंड, यह क्रिया सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व नित्यक्रम से निवृत्त होने के उपरांत ही करनी चाहिए, यानी कि जब सूर्य उदय होता है उसके सूरज जब निकलता है, उगता है, उससे आपको 2 घंटे पहले, 1-2 घंटे पहले ये क्रिया करनी चाहिए। धोती का बी पार्ट पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं वस्त्र धोती। वस्त्र का अर्थ है कपड़ा। पेट एवं भोजन नली को कपड़े से साफ करने की प्रक्रिया वस्त्र धोती कहलाती है। वस्त्र धोती में क्या होता है, आप अपना पेट और जो भोजन नली होती है, जिसको हम ईसोफेगस भी बोलते हैं, उसको साफ करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वस्त्र धोती। वस्त्र धोती योग क्रिया है। वस्त्र धोती एक योग क्रिया है। इसकी विधि देखते हैं। विधि क्या क्या होती है? पहला, एक 3 से 6 इंच तक चौड़ा साफ मुलायम सूती कपड़े का टुकड़ा लें। एक 3 से या 6 इंच तक का कोई भी चौड़ा कपड़ा लेना है आपको, जो कि लंबा हो। दूसरा, कपड़े को पानी में डुबोकर और ठीक से निचोड़ें तथा साफ स्थान पर सुखा लें और खगासन में बैठ जाएं, ठीक है। थर्ड, जीभ हिलाकर कपड़े को धीरे धीरे निगलना आरंभ करें, यानी कि कपड़े को धीरे धीरे आपको निगलना है। फोर्थ, यदि कपड़ा गले में फंस जाता है और नीचे नहीं जाता है तो गर्म पानी पीना, यानी कि अगर आपको लगता है कि कपड़ा गले में फंस गया है और नीचे नहीं जा रहा है तो आपको क्या करना है? गर्म पानी पीना है। पांचवा, थोड़ा कपड़ा बाहर लटकने दें, फिर खड़े हो जाएं और कपड़े को धीरे धीरे बाहर खींचें, यानी कि थोड़ा सा कपड़ा बाहर निकला रहने देना है। ये नहीं कि आपको सारा ही कपड़ा निकलना है, नहीं, थोड़ा सा कपड़ा क्या करना है? बाहर लटका रहने देना है, जिससे कि आपको उसको निकालने में आसानी हो, ठीक है। इसका लाभ देखते हैं। लाभ क्या क्या होता है? पहला, अपच से संबंधित रोगियों के लिए यह बहुत फायदेमंद योगाभ्यास है, यानी कि जिनको अपच होती है, जिनका खाना नहीं पचता है जल्दी से, तो उनके लिए ये फायदेमंद है, पहला। दूसरा, दमा के उपचार, यानी कि जिसको दमा होता है उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होती है। यह शरीर से अतिरिक्त वसा को दूर करती है, यानी कि जो फैट होता है उसको भी दूर करती है। इसमें सावधानी क्या क्या है? सावधानी देखते हैं। पेट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति ना करें, जिनको पेट की समस्या होती है वो लोग ना करें, ठीक है। सेकंड, अमाशय आंत्र के अल्सर यानी कि हर्निया, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं उनको भी ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमने धोती कर लिया, अब होगा हमारा बस्ती, ठीक है। बस्ती, इसमें क्या होता है देखते हैं। इस क्रिया का प्रयोग बड़ी और छोटी आंतों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है, ठीक है। इसे यौगिक एनीमा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देखो, जो बस्ती होती है ना, उसको यौगिक एनीमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। 6 का ए पार्ट पढ़ते हैं, जल बस्ती की विधि। इस क्रिया में नाभि तक के जल में आगे की ओर थोड़ा सा झुककर खड़ा होना होता है। इसमें क्या करना पड़ता है, यानी कि हम जब बैठते हैं तो हमारी नाभि तक पानी रहना चाहिए, उस स्थान में बैठना है, उस जगह पर बैठना है, ठीक है। थोड़ा सा आगे की तरफ भी झुककर बैठना पड़ता है। फिर अड्यानुबंधन करते हुए जल को गूदा के माध्यम से शरीर के अंदर की ओर खींचा जाता है। गूदा से होता हुआ जल सीधा कोलोन तथा पेट में जाता है। फिर उसे शौचालय से बाहर की ओर जोर लगाते हुए जल एवं मल को त्याग दिया जाता है। इसमें क्या करना पड़ता है, आपको इतनी गहरे पानी में बैठना है, थोड़ा आगे की तरफ झुक के आपके नाभि तक आता हो, ठीक है। और गूदा के माध्यम से उस पानी को अंदर की ओर, गूदा के माध्यम से अंदर की ओर खींचना है, जो जिससे कि आपके कोलोन और पेट में वो चला जाता है, ठीक है। और फिर आपको शौचालय
के माध्यम से उसको जोर लगाकर बाहर मल को त्याग करना पड़ता है। ठीक है, इसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या होते हैं? लाभ, ड्रॉपसी रोग को ख़त्म करती है, यानी कि जो ड्रॉपसी रोग होती है उसको ख़त्म करती है। जल बस्ती करने से आंतें साफ़ होती हैं, यानी कि जो जल बस्ती होती है उससे आंत हमारी साफ़ रहती हैं। और उदर की पेशियों पर नियंत्रण बढ़ता है, यानी कि जो उदर की पेशियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, उन पर नियंत्रण बढ़ता है। फोर्थ है हमारा, कब्ज की सहायता को दूर करने में भी सहायक होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सावधानी हमें क्या बरतनी पड़ती है? पहला, यह क्रिया खाली पेट की जानी चाहिए। ये जो क्रिया होती है वो खाना खाने के बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खाली पेट करनी चाहिए। गुदा के रक्त स्राव एवं अतिसार की स्थिति में इसे नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अगर आपके गुदा से खून आता है या रक्त आता है तो उसके अनुसार भी ये नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बी पढ़ते हैं स्थल बस्ती की विधि। इसमें क्या होता है? स्थल का अर्थ होता है जमीन। स्थल बस्ती क्रिया भी जल बस्ती क्रिया के अनुसार ही होती है, परंतु इसमें पानी की अपेक्षा व्यक्ति जमीन पर खड़ा होता है और पानी के बदले गुदा में हवा को खींचता है, यानी कि इसमें गुदे के अनुसार हवा को खींचा जाता है। ठीक है, जल बस्ती में क्या किया जाता है कि गुदा के माध्यम से जल को अंदर खींचा जाता है। इसके लाभ देखते हैं। लाभ क्या होते हैं? इस क्रिया को करने से वात, पित्त और कफ दोषों के कारण होने वाले सभी रोग ठीक हो जाते हैं, यानी कि जो हमारे वात, पित्त और कफ जो दोष होते हैं उससे ये सब रोग ठीक हो जाते हैं। सेकंड है, बस्ती क्रिया हमारे रक्त को शुद्ध करती है, यानी कि जो बस्ती क्रिया होती है वो क्या करती है? हमारे रक्त को शुद्ध करती है। ठीक है, सावधानी देखते हैं। पहला, उच्च रक्तचाप, हर्निया, किसी भी गंभीर पाचन समस्या वाले व्यक्ति को बस्ती क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी कि जिसको पेट की समस्या उसको ये जो बस्ती है नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा बड़ा था और वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कोशिश करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करने की। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमने अपने नौली, बस्ती, कपालभाति और धोती जो अन्य विधि हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें हम जो आगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं वो थोड़े से लेंदी हो जाएंगे और हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो हम ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है हमारे पार्ट नंबर 3 में कंप्लीट हो जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।